एक देश एक चुनाव शब्द सिर्फ 4 हैं, लेकिन इन 4 शब्दों में बहुत से डर और बहुत सी संभावनाएं छिपी हैं जो अक्सर सवालों की शक्ल में सामने आती हैं। इसकी फहरिस्त में कुछ नए सवाल तब जुड़े जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी सिफारिशें सामने रख दी। मसलन एक देश एक चुनाव क्या वाकई मुमकिन है? अगर संवैधानिक तौर पर मुमकिन हो भी तो क्या जिन 15 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स हैं? लोग इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं? आलोचकों का क्या कहना है? विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की योजना पर आगे बढ़ने की ठान ली है और माना जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसका बिल ला सकती है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस खास रिपोर्ट के जरिए तमाम सवालों के जवाब तो ढूंढेंगे ही, साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुतरने की एक कोशिश है या और मजबूत बनाने का प्रयास। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। केंद्र की एनडीए सरकार ने राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के विरोध के बावजूद 18 सितंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव यानी ONOP योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ये वो दिन था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लीं। समिति ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ और उसके अगले 100 दिन बाद नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाने का प्रस्ताव किया है। कमेटी ने विधायी निकायों के 3 स्तरों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची के इस्तेमाल की भी सिफारिश की है, लेकिन एक साथ चुनाव करवाने के लिए मौजूदा कानूनों में 18 संशोधन करने होंगे। इसमें 15 संविधान संशोधन हैं। आपको मोटे तौर पर कुछ संशोधन बताएं तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 82 यानी परिसीमन, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति का लोकसभा को भंग करना, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 324 यानी चुनाव आयोग की शक्तियों से जुड़े कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल होता है। समिति ने सुझाया है कि अनुच्छेद 83(2) और 172(1) को संशोधित कर इसे पूर्ण कार्यकाल कहा जाए। लोकसभा या राज्य विधानसभा समय से पहले भंग होने की स्थिति में जो बचा हुआ समय होगा उसे असमाप्त अवधि कहा जाएगा। फिर जो नई लोकसभा या विधानसभा बीच में बनेगी वो असमाप्त कार्यकाल तक ही काम करेगी, फिर उसे भंग कर दिया जाएगा ताकि एक साथ चुनाव हर जगह कराए जा सकें। लेकिन इन अहम बदलावों के लिए क्या एनडीए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है? इसे समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का जिक्र है। इसके तहत संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से जुड़े चुनाव कानूनों में संशोधन संसद के दायरे में आते हैं, इसलिए इसे राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसमें संशोधन के लिए कम से कम आधी विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत होगी। मतदाता सूचियों वाले अनुच्छेद 325 में संशोधन के लिए भी कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन क्या सरकार के पास नंबर्स हैं? 543 सदस्यों की लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए एनडीए को 364 वोट चाहिए होंगे। यह आंकड़ा 18वीं लोकसभा में उसकी मौजूदा 293 सीटों से काफी ज्यादा है। इसी तरह राज्यसभा में 164 वोटों की दरकार होगी, लेकिन एनडीए के पास फिलहाल 121 सीटें ही हैं। यानी सीधे तौर पर सरकार को गैर एनडीए दलों के समर्थन की जरूरत होगी। कोविंद समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों की राय ली और पाया कि 32 मोटे तौर पर जो एनडीए का हिस्सा हैं वो पार्टियां इसके पक्ष में थीं, जबकि 15 ने इसे अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। ये 15 पार्टियां, जिनमें विपक्षी इंडिया गुट के 203 सांसद शामिल हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा की 205 सीटों की नुमाइंदगी करती हैं। 15 पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने समिति को अपना फीडबैक नहीं दिया। सूत्रों की माने तो कैबिनेट ने विपक्षी दलों को मनाने का काम 3 वरिष्ठ मंत्रियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सौंपा है। अब सीधे आते हैं एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों पर। पहले देखिए कि इसके पक्ष में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं। खर्च में कमी, एक साथ चुनाव करवाने से खर्च बचेगा, बेहतर राजकाज, आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ बार बार चुनाव राजकाज में खलल डालते हैं,
प्रशासनिक आसानी, एक ही मतदाता सूची और साथ साथ चुनावों से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। चौथा तर्क है विकास पर ध्यान। लगातार चुनावों से सरकारें दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक लोक लुभावनवादी नीतियों पर जोर देती हैं, यानी इससे बचा जा सकेगा। अब इसके विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों की बात करते हैं। इसमें पहला है संघवाद पर चोट। साथ साथ चुनावों से सत्ता केंद्रीकृत और क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, स्थानीय मुद्दे ओझल हो सकते हैं। दूसरा है लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां। विशाल और विविधताओं वाले देश में एक साथ चुनाव सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मियों के सामने भारी लॉजिस्टिकल चुनौतियां पेश करता है। तीसरा है मध्यावधि चुनाव की गुत्थी। कार्यकाल से पहले सरकार गिरने की स्थिति में नए चुनाव से ये चक्र टूट सकता है। मध्यावधि चुनाव व्यवस्था को और पेचीदा बना देंगे। इसमें सांसदों और विधायकों को मिलाकर करीब 5000 प्रतिनिधि होंगे, जबकि स्थानीय चुनाव में 30 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 3 महीने बाद स्थानीय चुनाव करवाने के लिए लॉजिस्टिक्स की उन्हीं भारी भरकम तैयारियों, मतदान केंद्र, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, सुरक्षा बलों की फिर से तैनाती को दोहराने की ज़रूरत होगी और इससे दिहाड़ी मजदूरों पर भी असर पड़ेगा, जो चुनाव के बहुत से चरणों में शायद वोट ही न डाल पाएं। एक और चिंता इस बात को लेकर है कि एक साथ चुनावों से वोटिंग का पैटर्न शायद केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में झुक सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी ने मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। Essentially, if you see, simultaneous elections were held in 4 states in India in 2024 as well. In all the states, whichever party wins the Vidhan Sabha election wins the Lok Sabha elections. Andhra Pradesh, NDA in Vidhan Sabha, in Lok Sabha. Sikkim Kranti Morcha in Vidhan Sabha, in Lok Sabha. BJP in Arunachal in Vidhan Sabha, Lok Sabha. And one more state, BJP in Odisha. In both the legislatures. If you see all the 1952 to 1962, Congress was winning 350 plus seats in Lok Sabha, and it was ruling in all these states, roughly all the states, except for intermittent periods of Kerala and Odisha. Now, even if you see 2014 and 19, whichever party wins Lok Sabha, wins the Vidhan Sabha, or whichever way you call it. Now the question is, split voting is rarely seen in simultaneous elections. Across the world also, there are studies, sir will also vouch for that. Because what is the process? Process क्या होता है? अभी महाराष्ट्र में there is, in a polling booth there is 1 EVM. अब 2 EVM हो जाएंगे. अभी हमको एक बटन दबाना होता है, अब 2 बटन दबाने पड़ेंगे. From a voter psychology perspective, people, large number of people, majority of the people tend to press the same button in both the selection of MLA and the selection of MP. So voter psychology study, we will have to see how this impacts. इसके उलट जहां राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव अलग अलग हुए, दोनों के लिए एक ही पार्टी को चुनने वाले मतदाताओं का प्रतिशत घटकर 61% पर आ गया। अमिताभ तिवारी ने जो बातें कही उसका एक दूसरा पक्ष भी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और एक साथ चुनावों पर नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के लेखक विवेक देबरॉय उनसे सहमत नहीं हैं। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें वोटर्स ने राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में तब भी एक ही पार्टी का समर्थन किया जब चुनाव एक साथ नहीं करवाए गए। वोटर के व्यवहार की जटिलताओं को एक ही परिवर्तनशील कारक में सीमित कर देना भारतीय मतदाताओं की बारीकियों में फर्क करने वाली परिपक्वता को नज़रअंदाज करना है। ONOP का विचार अलबत्ता नया नहीं है। चुनाव आयोग ने इस विचार की पेशकश 1983 में ही की थी। इस बहस के बीच असली चुनौती समूचे राजनीतिक फलक पर आम राय बनाने में है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि कोई भी सुधार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुतरने के बजाय उसे मजबूत करे। एक देश एक चुनाव के इस मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।